हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। अब हमारे जो भी क्वेश्चंस बचे हैं विल कंटिन्यू दोस क्वेश्चन, जितने इस वीडियो में हो पाएंगे उसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लेट्स क्विकली गेट टू दी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाई। अब वो कह रहे हैं कि जब एक फ्रीली, जैसे हमने पता है ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी हुई है ना, जब चेंज इन पोजीशन होती है और ये सब, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो रही है। सो वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ग्राउंड लेवल के पास आता जा रहा है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो डिक्रीज होती जा रही है, करेक्ट। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन को तो ये वायलेट कर रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो कहते हैं एनर्जी ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ वो कन्वर्ट होती है। बट इस केस में वो कह रहे हैं एनर्जी तो डिस्ट्रॉय होती जा रही है। सो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं कि भैया अगर यहाँ पे जी नीचे आ रही है ग्राउंड के पास और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही है ना, क्योंकि अब वो मूव कर रहा है, मोशन में आ गया है, और जैसे ही वो मोशन में आया उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। सो पढ़ लेते हैं। इट डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वट एवर इज द डिक्रीज इन potential energy due to loss of height, same is the increase in the kinetic energy due to increase in the velocity of body. So जो हमारे पास यहाँ potential energy कम हो रहा है वही kinetic energy बढ़ती जा रही है। So वही चीज हो रही है ना, ये energy destroy नहीं हो रही, create नहीं हो रही, बस transfer हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास what are the various energy transformations that occur when you are riding a bicycle। so जब आप बाइसाइकिल चलाते हो तो क्या क्या एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। the chemical energy of food changes into heat and then to muscular energy। so हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल एनर्जी है जो फूड की वजह से आती है, वो केमिकल एनर्जी चेंज हुई हीट में। हीट में कैसे भाई, जब आप बाइसाइकिल राइड करते हो तो गर्मी लगने लग जाती है ना, स्वेटिंग भी होती है। सो हीट में कन्वर्ट हुई एंड देन टू मस्कुलर एनर्जी, भाई हाथों में जान होगी तभी साइकिल चला पाओगे। सो वो मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट हुई। देन ऑन पैडलिंग द मस्कुलर एनर्जी चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी। अब हाथ पैरों में जान है, मस्कुलर एनर्जी है, वो जाके चेंज हुई, पैडल कर पाए, हैंडल पकड़ पाए ठीक से। सो जी वो चेंज हुई मैकेनिकल एनर्जी में और हमारी साइकिल चलने लगी। सो समझ में आया एनर्जी चेंज। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विद ऑल योर might and fail to move it, where is the energy you spend going। now this is an interesting question। हमने हमेशा देखा अब एक बड़ा सा रॉक है, चलो उस पर आप बहुत जोर से धक्का लगा रहे हो, अब वो नहीं हिल पा रहा, लेकिन आपकी एनर्जी तो लग रही है ना। सो भाई इस केस में वर्क डन तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो एनर्जी कहाँ जा रही है। सो मतलब अगेन वही बात आ जाती है, क्या वो एनर्जी गायब होगी, लेकिन कहते हैं एनर्जी तो डिस्ट्रॉय हो नहीं सकती। सो वो एनर्जी कहाँ गई। सो व्हेन वी पुश अ ह्यूज रॉक there is no transfer of muscular energy to the stationary rock, also there is no loss of energy since muscular energy is transferred into heat energy। अब देखो जब तक वो मूवमेंट नहीं हो रहा तो हम नहीं कह सकते कि जो आप इतनी जान लगा रहे हो मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि वर्क डन तो हो ही नहीं रहा, रॉक तो मूव कर ही नहीं रहा। सो वो जो जितने भी आप जैसे आप बहुत देर तक लगे रहो, जान आपको तो पसीने आ जाएंगे, तो क्या हो रहा है बेसिकली वो आपकी जो मस्कुलर एनर्जी है वो हीट प्रोड्यूस कर रही है आपकी बॉडी में। सो मस्कुलर एनर्जी हमारी ट्रांसफॉर्म हो रही है हीट एनर्जी में, विच कॉजेज आवर बॉडी टू बिकम हॉट। सो मतलब भैया एनर्जी कहीं ना कहीं से तो ट्रांसफर होगी, वेस्ट नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, क्रिएट भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 says a certain household has consumed 250 units of energy during a month, how much energy is this in joules। तो इसको हमें joules में कन्वर्ट करना है। 250 यूनिट्स हमें दे रखी हैं, अगर हम यहाँ पे joules की बात करें, joules में अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है, हमें पता है जो एनर्जी होती है दैट इज 1 किलोवाट आवर। इस तरीके से देखते हैं ना, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी को 1 यूनिट ऑफ एनर्जी हमारा इक्वल होता है 1 किलोवाट आवर। ये सब पढ़ के आए हैं हम। अब यहाँ पे हमें 250 यूनिट्स की बात कर रहे हैं और ज्यूल्स में बात करना है, किलोवाट आवर में नहीं बात कर रहे। सो इसका हमें पता है दिस इज 3.6 इंटू 10⁻⁶ इतना ज्यूल होता है। सो दिस इज 1 किलोवाट आवर हमारा इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। सो 250 का निकालना है। सो 250 यूनिट्स हमारी वही होता है किलोवाट आवर ही। सो इसको कर देंगे 3.6 इंटू 10⁻⁶ इंटू 250। ठीक है, आप देखो जरा यहाँ 10 है, इसको तो 7 कर सकते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 36 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 से,
6 5 ज़ा 30, ये हमारा हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 6 7 18 एंड 2 से करेंगे 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 7, ये हो गया 0 8 9 10 7 8 9, सो ये हो गया 900। अब जरा यहाँ पे देखो, अच्छा पॉइंट कहाँ लगेगा एक डिजिट से पहले, लेकिन पॉइंट नहीं लगेगा, यहाँ 0 है तो पूरा 900 ही आएगा। कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा से समझाती हूँ। 10⁻⁶, देखो 3.636 को हमने 25 से मल्टीप्लाई किया तो कायदे से यहाँ पॉइंट लगना चाहिए, तो ये 90 आना चाहिए, बट 25 के साथ 0 भी है तो ये मिलके 900 ही हो जाएगा। सो 900 इंटू 10⁻⁶। अब यहाँ पे 2 0 है, मतलब इंटू 10, सो यहाँ पे पावर बढ़ा सकते हैं, 8 हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻8, सो ज्यूल्स में ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, सो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। सो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमें दे रखा है 40 kg। सो 40 kg मास को, और हाइट पे कितना, मतलब उसको इतनी हाइट पे 5 मीटर की हाइट पे भेजा है। बेसिकली हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 मीटर का, यहाँ हम इसको h ही लेते हैं, 5 मीटर है हमारा। ठीक है, अबव द ग्राउंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। उसके बाद है इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। सो सेकंड पार्ट पे बाद में आते हैं, पहले हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। सो मास हमें कितना गिवन है 40 इंटू जी, ग्रेविटी क्या सिंपल है, 9 पॉइंट वो लेने की जगह हम डायरेक्ट 10 ले रहे हैं ताकि सिंपल कैलकुलेशन रहे। हाइट की क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना, गिवन होती तो ले लेते। हाइट हमें कितनी गिवन है 5 मीटर, सब मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 ज़ा 20 और साथ में 2 zeros, सो देयरफॉर 2000 जूल्स की हमारे यहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी लगी है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन की, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल। अब हमने कहा इस ऑब्जेक्ट को, अब वो मतलब 5 मीटर की हाइट पे जाने के बाद फॉल कर रहा है, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स हाफ वे डाउन। थोड़ा सा फिगर से समझते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस टाइम पे 2000 जूल्स की पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि वो इतनी हाइट पे है। अब जब वो फॉल करना स्टार्ट करेगा, जब वो फॉल करेगा तो ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है ये होती है डिक्रीज, और साथ में काइनेटिक एनर्जी होती है इंक्रीज। अब इस पूरे में उसके अंदर 2000 जूल्स की एनर्जी थी। अब वो हाफ वे की अगर हम बात करें तो हाफ वे में अगर हम देखें सो 1000 जूल्स तो खर्च हो गया। मतलब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हुआ क्या, खर्च का मतलब क्या है कि 1000 जूल्स की अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हुई तो 1000 जूल्स की हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी। तो हाफ वे में आके इतना तो समझ आ गया कि वो 1000 जूल्स होगा। तो अब पोटेंशियल एनर्जी भी 1000 बची है और काइनेटिक 1000 बढ़ चुकी है, सो वो 1000 जूल्स होगा। अब इसको करके कैसे दिखाएंगे, टोटल एनर्जी हमारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी है 2000, और अगर हम हाफ वे की बात करें तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी हाफ वे में कितनी है 1000 जूल प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई होगी, इसको यहाँ भेज दो, सेम चीज भैया 2000 में से 1000 माइनस कर दोगे तो ये आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी विच इज 1000 जूल्स। ठीक है, तो हाफ वे पे काइनेटिक एनर्जी अब 1000 जूल आ गई होगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो ये था हमारा 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Coming to question number 11, what is the work done by the force of gravity on a satellite moving around the earth? Justify your answer. अब भाई कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड अगर मूव कर रही है, सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का पूछ रहे हैं कि क्या उसमें वर्क डन होगा। सो व्हेन अ सैटेलाइट मूव अराउंड द अर्थ, अब वो इस तरीके से अगर अर्थ के अराउंड मूव करे, देन एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स पाथ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट अलोंग द रेडियस। अब देखो ये आप मान लो कि अर्थ के अराउंड मूव करे तो ग्रेविटी नीचे से, अगर मैं इसको ऐसे कि हाफ ही बना सकती, 3D फिगर तो नहीं बना सकती, ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन से आ रही है, यहाँ पे हम कह सकते हैं सेंटर से यहाँ पे इस पे आ रही है। सो किसी भी पॉइंट का अगर आप मूवमेंट देखोगे अलोंग द रेडियस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहाँ पे अगर ये मूवमेंट हो रहा है एक पॉइंट से इस पॉइंट तक वो गई है, सो जो हमारा ग्रेविटी है वो तो हमेशा इस तरीके से होगा ना। तो दैट मीन्स जब भी उसके जिस भी डिस्प्लेसमेंट में अगर आप जाके देखोगे तो वो क्या बनेगा,
परपेंडिकुलर बनेगा, क्योंकि भैया अब ग्रेविटी हमारी, अगर हम यहाँ से समझें तो ग्रेविटी हमारी किस डायरेक्शन में लगती है, वर्टिकल, बट ऊपर वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। सो जो हमारा यहाँ पे बन रहा है वो एक परपेंडिकुलर बन रहा है, देयरफॉर देयर इज नो वर्क डन। दोबारा से मैं पढ़ के बता देती हूँ। व्हेन अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ, देन एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स पाथ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट अलोंग द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है वो हर बार परपेंडिकुलर जा रहा है, हेंस द वर्क डन टू ऑन द सैटेलाइट बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज 0। ठीक है, इसलिए कोई काम नहीं किया गया। चलो क्वेश्चन नंबर 12, कैन देयर बी अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट? थिंक, डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। सो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि क्या कोई डिस्प्लेसमेंट हो सकता है विदाउट एनी फोर्स, कोई फोर्स नहीं है, देयर इज एब्सेंस ऑफ फोर्स, बिना फोर्स के क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? चलो इसको समझते हैं। वी नो दैट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें पता है ना भाई, फोर्स हमारा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स विल बी 0 व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। अब बॉडी मास तो देखो 0 नहीं हो सकता, फोर्स 0 कब होगा, जब एक्सेलरेशन 0 होगी, क्योंकि कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। तो फोर्स 0 तभी हो सकता है जब हमारी एक्सेलरेशन 0 होगी, दैट इज व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती जा रही है, सो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन 0 होता है इस केस में, लेकिन मूवमेंट तो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। सो यस, देयर कैन बी डिस्प्लेसमेंट इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे कि चलो एक मान लो कोई स्लोपी सा वो है, वहां पे बॉल बिना, वैसे मैंने बॉल रखी और वो स्लाइड, मुझे पता है आपके दिमाग में ग्रेविटी का फोर्स तो लग रहा है, ये वो फोर्स लग रहा है, बट एक आप एक्चुअल फोर्स उस पर नहीं लगा रहे हो, फोर्स नहीं लगाया गया उसकी मूवमेंट के लिए, बट वो अगर आप एक, चलो एक स्टार्टिंग में फोर्स भी लगा दिया, बट आफ्टर अ टाइम अब आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, वो मूव करता जा रहा है, क्योंकि वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूवमेंट हो रहा है। सो उस केस में फोर्स नहीं लगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A person holds a bundle of hay over his head for 30 minutes and get tired. Has he done some work or not? Justify your answer. अब अपने सर पे एक बहुत सारा बोझा बढ़ के अगर आप खड़े हो गए हो, अब वो कह रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं किया, कोई मूवमेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्या वर्क डन माना जाएगा? साइंस के हिसाब से ऑफ कोर्स नॉट। सो द पर्सन डज नॉट डू वर्क बिकॉज नो डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एज द फोर्स एक्ट्स इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। और अगर इसमें यह भी होता है कि वो बंदा चल भी रहा होता, तब भी हम कहते हैं ना कि फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं और आप डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हो, तब भी नो वर्क डन होता, और यहाँ तो कोई मूवमेंट ही नहीं है। ठीक है जी, सो ये था हमारा 13 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो इस वीडियो को तो हम करते हैं यहाँ पे एंड। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आगे के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।